हेलो एवरीवन, सनराइज ट्यूशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को। लास्ट वीडियो में हम लोग ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो का अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, द इमरजेंस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो क्या हो गया है, लार्ज स्केल पर बढ़ गया है। ठीक है। द मैनेजमेंट नाउ रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सो वी हैव सेवरल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दीज डेज। मतलब जैसे हमारा जब बिजनेस का ऑपरेशन लार्ज स्केल पर बढ़ गया है तो अब मैनेजमेंट को ज़रूरत है कि वो अलग अलग तरह की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको क्या करें, अडॉप्ट करें। ठीक है। तो जो हमारी अलग अलग तरह की अकाउंटिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, तो जो हमारी अलग अलग तरह की अकाउंटिंग है वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम इन्हें भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है, द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग pertains to recording of financial transaction, classifying, summarizing and interpreting them so that useful information is communicated to various users of accounting services। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हमारा बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम जो हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, कि मतलब हमारे बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको क्लासीफाई करिए, उसको समराइज़ करिए और उनको इंटरप्रेट करिए ताकि जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारी आए उसको हम जो अकाउंटिंग सर्विस के जो यूज़र्स हैं उनको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। लास्ट वीडियो में क्लासीफाइंग और समराइजिंग का मतलब क्या होता है हमने इसको भी डिस्कस किया था। वैसे मैं आपको वीडियो में बताया था कि क्लासीफाइंग और समराइजिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है। तो मतलब जो हमारी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने जो फाइनेंशियल हमारा परफॉर्मेंस है, कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, गुड है या बैड है, मतलब जैसे कि अच्छी है या बुरी है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहुँचाते हैं पब्लिक तक, वो भी किसकी मदद से, ट्रेडिंग और पीएल या बैलेंस शीट को मेंटेन करके। ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारी नेक्स्ट कौन सी अकाउंटिंग है, हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइजेज सो डैट सेलिंग प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट्स और सर्विस भी कोटेड। मतलब कि जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ये हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है या सर्विस है जो एक इंटरप्राइजेस प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो अगर मान लो अगर उसकी कॉस्ट हमें पता चल जा रही है कि हमारी इसमें लागत कितनी लग रही है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कितनी हमारी कॉस्ट बैठ रही है, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसके प्राइस को क्या करते हैं, कोट कर देते हैं कि इतना प्राइस हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का होगा। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इससे क्या होता है कि अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट रिफर्स टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग कह सकते हैं कि जिससे हम लोग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एनालिटिकल टूल्स लाइक रेशियो एनालिसिस, cash flow statement, fund flow statement, budgetary control, etc. for taking managerial decision at all levels. It helps the management in planning and controlling the business operation. तो जो हमारी कि हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये क्या करती है, ये जो हमारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा कैश फ्लो, कितना कैश आया कितना कैश गया, ठीक है, कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो, और हमारे यहाँ जैसे हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है वो कितनी डेब्ट है, डेबिट है, कितनी वो इक्विटी है, सॉरी कितनी डेब्ट है, कितनी इक्विटी है। ठीक है। तो हमें ये बताता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट है, कितना बजट कम करना है, कितना बजट ज़्यादा करना है। तो ये सब जो हमारे मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग होते हैं ना हर लेवल्स पे, ये हम लोग किस अकाउंटिंग की मदद से करते हैं, ये हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैक्स अकाउंटिंग।
If accounts are prepared with a view to compute income tax, good and services tax, excise duty, import duty, etc., such accounts are called tax accounting. मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई भी अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है और इस व्यू के साथ प्रिपेयर किया कि इसमें हम लोग अपने इनकम टैक्स को कंप्यूट करेंगे, निकालेंगे, या जीएसटी को निकालेंगे, या एक्साइज ड्यूटी को निकालेंगे, या इंपोर्ट ड्यूटी को निकालेंगे, तो इस तरह की अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? द सोसाइटी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लेबर एंड अदर फैसिलिटीज़ टू बिजनेस इंटरप्राइजेज। मतलब जो सोसाइटी है वो बिजनेस इंटरप्राइजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कैपिटल देती है, लेबर देती है। दस इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द फॉलोइंग। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे बिजनेस है हमारा, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के, मतलब जैसे सोसाइटी को लेकर जब सोसाइटी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कैपिटल देती है, लेबर देती है और अदर फैसिलिटीज़ हमारे बिजनेस को देती है, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना कि हम सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करें। तो क्या क्या है वो हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला क्या है हमारा? एम्प्लॉय में क्या? इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे फेयर वेजेस टू एम्प्लॉय, ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रेन, ओपन हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू देम एक्सेट्रा। मतलब एम्प्लॉय को लेकर जो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि पहले तो उनको आप फेयर वेजेस दो, ठीक है। मतलब फेयर वेजेस का मतलब ये होता है जितना वो मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनका पर डे का वेजेस बन रहा है, उस हिसाब से उनको वेजेस दो। उनके साथ कोई कटौती मत करो, ये मत करो कि उनका वेजेस हम काट के अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेना है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि उनके बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल को ओपन कर दो, ठीक है, हॉस्पिटल ओपन कर दो, ठीक, और उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी दो उनको, कि ये आपको मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने गया तो उसको रहने में दिक्कत होती है, तो आप उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी दो कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे ये हम मतलब जैसे हमारा एक ये हमने बना दिया कि ये हमारा एक फ्लैट है और इसमें जो है 10-10 एम्प्लॉय या 12-12 एम्प्लॉय, हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब इसमें जो है हमारी कंपनी के एम्प्लॉय लोग रहते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है, तो उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी आप दो एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंज्यूमर्स प्रोवाइड। कंज्यूमर में पहला क्या है? प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब कि सबसे पहले तो आप कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट दो। मतलब ये कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगा है वो तो आप लो, प्रोडक्ट को बनाने में जितनी आपकी कॉस्ट लगी वो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो रीजनेबल रखो, कि ऐसा ना रखो कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और कंज्यूमर उसको पे ना कर पाए और परचेज ना करे। नहीं, रीजनेबल प्राइस करो, मेंटेन करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप अपनी लो, और एक मतलब समझ लीजिए कि एक एक समझ लीजिए एक ऐसा प्रॉफिट रखिए जो रीज़नेबल हो। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा ना हो कि बहुत कम हो। रीज़नेबल आप अपना प्रॉफिट रखिए, जिसकी वजह से आप अपना क्या करिए, अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस पे कस्टमर को मतलब बेचिए, ठीक है, सोल्ड करिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोवाइड सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि अब आप देख लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है, अगर हमने अपने कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब हमें कस्टमर, मान लीजिए हम कस्टमर हैं और हमने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ किया, मान लीजिए हमने बुलेट बाइक खरीद ली, ठीक है। अब हमने बुलेट बाइक खरीद तो ली, लेकिन अब हमारी अगर बुलेट बाइक ख़राब हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब हम लोकल में लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं बना पा रहा है, या कुछ पार्ट्स हैं उसके जो वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब हमारी बुलेट बाइक इतनी महंगी होती है, हम उसको इतनी महंगी बुलेट बाइक खरीदें, हम उसको कहाँ सोल्ड करने जाएंगे? सोल्ड भी नहीं होगी क्योंकि उसका पार्ट ख़राब हो चुका है। अगर मान लीजिए हम उसको खुद यूज़ करना चाहते हैं तो उसका पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कहाँ से लेने जाएंगे? तो इसीलिए आप सर्विस सेंटर भी प्रोवाइड करो अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने कस्टमर को, और उसमें जितने भी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हो, कोई दूसरा नहीं दे सकता है, वो प्रोडक्ट भी आप प्रोवाइड कराओ कंज्यूमर को, ताकि वो ईज़िली उसको परचेज़ कर सकें। और अगर मान लीजिए ख़राब हो गया या डैमेज हो गया, किसी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उसको रिप्लेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर होम डिलीवरी, ओपन कंज्यूमर ग्रेवेंस रिड्रेसल सेल एक्सेट्रा। मतलब कि क्या है, आप उनको होम डिलीवरी भी दो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंप्लेन का जो वो होता है वो भी उनके लिए ओपन करो, कि जिससे वो अपनी कंप्लेन कर सके कि हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? किसके? शेयर होल्डर से, ठीक है। तो शेयर होल्डर के लिए क्या है? फर्स्ट है प्रोवाइड रेगुलर एंड गुड रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब कि जो शेयर होल्डर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, उन पे उनको एक अच्छा रिटर्न दो। मतलब उनको ये ना लगे कि नहीं भाई हमने इतना पैसा लगा दिया और हमारा पैसा फंस गया और हम इतना रिटर्न जितना हमने सोचा था वो हमको नहीं मिल रहा, इससे बेहतर तो हम दूसरी कंपनी में लगा दे। नहीं, ये मत उनको फील करने दो, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि शेयर होल्डर को गुड रिटर्न दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है?
कैपिटल एप्रिसिएशन करो, प्रोवाइड राइट शेयर्स और बोनस शेयर एक्सेट्रा। मतलब कि कैपिटल एप्रिसिएशन करो, मतलब फिर क्या है हमारा, उनको राइट शेयर्स दो, उनको बोनस शेयर दो। हमारा जो राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स क्या होता है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी से लेके हमारा क्या है, फर्स्ट है प्रोवाइड कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, pollution control techniques be installed, tree plantation, etc. The company should keep records of amount spent on its various social responsibilities. मतलब जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए आप हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, ठीक है, और ऐसी टेक्निक्स को इंस्टॉल करो जो क्या हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। ट्री प्लांटेशन करो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। तो कंपनी जो ये सब चीज़ों पे खर्चा करती है उसका भी अलग से उसको चाहिए कि एक अपना अकाउंट मेंटेन करे, ठीक है। जो उसका अमाउंट खर्चा हो रहा है इन सब चीज़ों पे, जो अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है उसको भी वो रिकॉर्ड करे, ठीक है। अब हमारा क्या है, लास्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस एमंग एम्प्लॉयर्स टू कंसीडर देयर वर्कर्स एज अ यूजफुल असेट्स। मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है जो ओनर, ठीक है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय में आप लोग मतलब जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है ओनर, और एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, अब उनके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक यूज़फुल असेट्स मानना चाहिए, ठीक है। और गुड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय लिखा हुआ है ना, कि ये एम्प्लॉयज़ है और ये जो आपका एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, ये जो एम्प्लॉयर है वाई या वो ओनर होता है, जो YEES यानी कि एम्प्लॉयज़ होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉय होता है जो हमारे यहाँ काम करता है। तो गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशन इज एसेंशियल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एंटिटी। इफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट सेटिस्फाइड, एब्सेंटीज एमंग वर्कर विल गो अप एंड विल लीड टू लो प्रोडक्शन। मतलब कि हमारा जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए, एक अच्छे रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी जो एंटिटी है, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो, अच्छे से डेवलप करे, तेज़ी से डेवलप करे। और अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहा हमसे, या कोई भी मान लो कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम हमारे एम्प्लॉय को, मान लीजिए कि हमने अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस नहीं दिया, या मान लिए कि हमारा एम्प्लॉय दूसरे स्टेट का है और उसको रहने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर इस स्टेट में जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, और हमने उसको हाउसिंग फैसिलिटी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन तो एफर्ट करेगा, कुछ दिन तो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन फिर जब वो हार जाएगा कि उसको जगह ही नहीं मिल रही है रहने के लिए, या मान लीजिए अगर मिल भी रही है तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या करेगा वो, आपकी आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारे अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उनको भी हम खो देते हैं। तो ये करिए कि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बेस्ट रिलेशन वहाँ पर मेंटेन करिए, जिससे हमारा डेवलपमेंट हो हमारे एंटिटी का। और एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सेटिस्फाइड करिए उनको, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, वो एब्सेंट ना हो, ठीक है, और हमारे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर ना जाए, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो, हमारा प्रोडक्शन हाई हो। अगर वो एब्सेंट हुए और हमारे बिज़नेस को छोड़कर वो किसी दूसरे बिज़नेस को ज्वाइन कर लिए, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी आप इसे कह सकते हैं, उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जो कि 5 टाइप्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।